शुरुआती दृश्य में एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम माइलो स्टैनफील्ड है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित है। वह न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा है, जहां उसने नजदीकी फूल की दुकान में एक महिला पर नजर रखा है। इस बीच वह अपने आसपास हो रही घटनाओं से संबंधित कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को भी कर रहा है। माइलो ने एक पैसेंजर बस, एक गड्ढा, एक आर्टिस्ट और एक तेजी से आ रहे साइकिलिस्ट के आगमन की दिशा को देखा। इन ऑब्जर्वेशंस के बाद उसने सड़क पार करके एक पेन को खरे खरे मेलबॉक्स के ऊपर रख दिया। जल्द ही उसके द्वारा प्लांट चैन रिएक्शन होती है। एक टैक्सी गड्ढे पर चलती है, जिससे पेन पर पानी छिड़कता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। इससे आर्टिस्ट का ध्यान आकर्षित होता है, जो फिर पेन उठाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय तेजी से आ रहे साइकिलिस्ट आर्टिस्ट से टकराता है, जिससे वह मेलबॉक्स से टकरा जाता है और नजदीकी फलों की दुकान पर गिर जाता है। इससे सड़क पर बवाल हो जाता है, जिससे बस चालक समेत सभी की ध्यान भटक जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वह ट्रैफिक लाइट के लाल होने पर ध्यान नहीं दिया और सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार देता है, जिससे वह तुरंत ही मर जाती है। जब उसने देखा कि उसका प्लान बिना किसी रुकावट के चल गया, तब माइलो वहां से दूर चला जाता है। अगले सीन में हम एफबीआई एजेंट ओलिविया डनहम को देखते हैं। वह पैरानॉर्मल फेनोमेना पर काम करती है। ओलिविया अपने सिर के चोट के कारण काफी समय बाद वापस काम पर लौट रही है। जैसे ही वह फ्रिंज हेडक्वार्टर्स में एंटर करती है, एक दूसरे ऑफिसर चार्ली द्वारा स्वागत की जाती है, जो टीम का सुपरवाइजर है। तब तक एजेंसी के चीफ वॉल्टर नेट बिशप लैब असिस्टेंट फिलिप ब्रॉयल्स से बात कर रहे होते हैं ओलिविया के लौटने के बारे में। फिलिप कहता है कि वह एक डॉपलगैंगर है जिसका नाम फॉक्स लिविया है, और वे व्याकुल हैं कि क्या वे किसी नकली को अपनी टीम में एंट्री दे सकते हैं। यहां यह पता चलता है कि अंदर जो ओलिविया है वह असल नहीं है। वह एक इम्पोस्टर है जो असल के स्थान पर लाई गई है। वॉल्टर नेट फिर फॉक्स लिविया को इस ऑफिस में रखने और असली ओलिविया के मेमोरीज उसमें डालने के पीछे के लिए अपनी प्रेरणा का खुलासा करता है। उसका दावा है कि फॉक्स लिविया ही वह एकमात्र व्यक्ति है जो किसी भी नुकसान के बिना अंतरिक्षों के बीच यात्रा कर सकती है। वॉल्टर नेट जानना चाहता है कि वह ये कैसे कर सकती है। इस पर चीफ कहता है कि हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। फिलिप पूछता है अगर उसकी नई पहचान काम न करे तो, जिसका उत्तर चीफ ने दिया कि उसके बाद वह हमारे लिए जरूरी नहीं होगी। उसके बाद चार्ली टीम को रैंडम बस एक्सीडेंट्स के बारे में बताता है जो उसने दावा किया है कि इस सप्ताह में 2 बार घटित हुई है। प्रत्येक घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। फिर वह अपने क्रू को साइट इन्वेस्टिगेशन पर सावधान होने को कहता है। थोड़ी देर बाद एफबीआई टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और किसी भी सबूत या संकेत को खोजने के लिए विभाजित हो जाती है। जांच को एक और एफबीआई एजेंट लिंकन ली द्वारा लेड किया जाता है, जिसका चेहरा जलन के निशान से बिगड़ा हुआ लगता है। चार्ली शरीर का जांच करता है और उसकी फिंगरप्रिंट से अधिक जानकारी पता करता है। आखिरकार पता चलता है कि मरी हुई महिला का नाम जूलियन फॉस्टर है। इस बीच ओलिविया बस ड्राइवर से प्रश्न पूछती है, जो घटना से काफी परेशान है क्योंकि उसने आज तक कभी भी किसी पक्षी या जानवर को नहीं मारा था। एजेंट ली किसी एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साइन की खोज करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वैसे उसे सीन पर वही बॉल पॉइंट पेन मिलता है। गवाह से पूछने के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और उसे बताती है कि स्थानीय कलाकार ने पेन उठाने की कोशिश की, जिसके दौरान वह साइकिलिस्ट से टकरा गया और फिर फलों की दुकान में गिर गया। ऐसा सुनते ही एजेंट ली का अनुमान लगता है कि पेन में ऐसा तत्व था जिससे प्रतिक्रियाओं का सिलसिला बना। अंत में विक्टिम की मौत हो जाती है। अगला दिन फ्रिंज हेडक्वार्टर्स में एजेंट ली और चार्ली 2 दिन में हुए बस दुर्घटनाओं के बीच एक संबंध ढूंढ रहे होते हैं। एजेंट ली ने पहली दुर्घटना की तस्वीर में वही बॉल पॉइंट पेन देखा, जो उसे और अधिक यकीन दिलाता है कि किसी ने घटनाओं का सिलसिला सजाया है। इसके बाद वे फ्रिंज एजेंसी के मैथमेटिशियन एस्ट्रिड से बात करने जाते हैं और उन्हें घटनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन उसने दावा किया कि कोई भी व्यक्ति ऐसे एक सिलसिले को नहीं कर सकता और इसे दोबारा अपने लाभ के लिए नहीं बना सकता। उनकी बहस के बीच एक और समान बस दुर्घटना घटित होती है, जिससे एस्ट्रिड को झटका लगता है। एफबीआई एजेंट्स तुरंत साइट पर पहुंचते हैं और पता चलता है कि इस बार शिकार अभी भी जिंदा है। बायस्टैंडर्स से पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि एक कुत्ता अचानक से रोड क्रॉस किया, जिसके कारण बस का नियंत्रण खो गया। तभी ओलिविया एक समान बॉल पॉइंट पेन जमीन पर घूमते हुए देखती है, जो उसे यह समझने में मदद करता है कि घटनाओं का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। वह आसपास देखती है कि माइलो ब्रिज से नीचे देख रहा था। थोड़ी देर बाद एक आदमी कान के ईयरबड्स लगाकर सड़क क्रॉस करने लगता है और आने वाले एम्बुलेंस से टकरा जाता है। अपनी शंका की पुष्टि करने के बाद ओलिविया अपनी टीम को अलर्ट करती है और माइलो की ओर दौड़ती है। इस पर माइलो तुरंत एक और घटनाओं का सिलसिला कैलकुलेट करता है और एक साइकिल को ब्रिज से फेंक देता है। इससे एक बस का रास्ता बदल जाता है
और बस सीधे पुल के नीचे से गुजर जाती है। ओलिविया उसे बंदूक दिखाकर सरेंडर करने को कहती है, लेकिन माइलो पुल से बस के छत पर लैंड करके भाग जाता है। इस घटना के बाद माइलो अपने घर वापस जाता है, जहां उसकी बहन मैडलिन उसके लिए चिंतित होती है। उसने बताया कि उसे हॉस्पिटल से बहुत फोन कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन माइलो ने मैडलिन को इग्नोर किया। मैडलिन अपने भाई को सरेंडर करने को कहती है और कहती है कि यह बहुत ज्यादा हो रहा है, पर माइलो आगे की लाइनें पूर्ण करके उसे चुप करा देता है। थोड़ी देर बाद मैडलिन उसे एक छोटे प्लास्टिक के घोड़े का खिलौना दिखाती है, जो उन्हें उनकी मां की याद दिलाता है। इससे वह अस्त व्यस्त हो जाता है और वह दूर चला जाता है, ये कहते हुए कि अब यह बेमतलब है। दूसरी ओर एजेंट ली को रेगुलर स्किन चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बर्न चैम्बर में जाने से पहले उसने ओलिविया से कहा कि 3 विक्टिम्स के बीच समानताएं की खोज में ध्यान दें। उसकी बातें सुनने के बाद ओलिविया हेडक्वार्टर्स वापस लौटती है और गवाहों से बात करने लगती है। थोड़ी देर जांच करने के बाद उसने 3 विक्टिम्स और एक मेडिकल सेंटर के बीच संबंध पाया। तीनों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से इस सेंटर से संबंधित थे। उसने अपनी खोज चार्ली के साथ शेयर की और दोनों तुरंत ही इस मेडिकल सेंटर की ओर बढ़े। वहां पहुंचने पर ओलिविया ने देखा कि मरीजों का एक सेट भी वही बॉल पॉइंट पेन का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वे डिजिटल डिवाइसेस को नहीं समझ पाते हैं। बाद में वे डॉक्टर लेविन से मिलते हैं, जो बस दुर्घटनाओं के 3 विक्टिम्स को पहचान लेते हैं। उन्हें पीड़ितों के बारे में बताने के बाद डॉ लेविन ने उन्हें बताया कि वे अक्लमंदी बढ़ाने के प्रयोगों से मानसिक रोगियों की मदद कर रहे थे। उन्होंने उनके रोगियों की वीडियो फुटेज दिखाई, जिसमें ओलिविया ने माइलो को देखा। माइलो के बारे में पूछने पर डॉक्टर लेविन ने कहा कि वह उनमें से एक रोगी था जो एक ड्रग ट्रायल से गुजरे थे, जिससे उनका आईक्यू अचानक बढ़ गया था। उसने आगे कहा कि माइलो को हॉस्पिटल से उसकी बहन की निगरानी में छोड़ दिया गया था और उसे ड्रग का असर कम करने के लिए वापस आना था। लेकिन अब वह उनके फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा है और वह सबको मार रहा है जो उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। माइलो की बहन के बारे में जानकर एफबीआई एजेंट्स ने उसे मिलने का निर्णय किया। उन्हें मालूम नहीं था कि माइलो ओलिविया का पीछा कर रहा है। बाद में चार्ली और ओलिविया माइलो के घर पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें मैडलीन द्वारा स्वागत किया जाता है। उनसे माइलो के लोकेशन के बारे में पूछा जाता है, लेकिन उसने उसका पता नहीं बताया। जब एजेंट को लगता है कि वह कुछ छुपा रही है, तो एजेंट उससे माइलो द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताते हैं और कितना खतरनाक होगा अगर वह ऐसे ही आजाद घूमता रहा। जब चार्ली माइलो के कमरे की जांच करता है, तब ओलिविया अपने गुजरे हुए भाई बहन के बारे में बात करती है और बताती है कि कैसे वे एक दूसरे का ख्याल रखते थे। इससे मैडलीन को आराम मिलता है और वह अपने भाई के बारे में अधिक जानकारी साझा करती है। उसने समझाया कि माइलो अनेक घटनाओं का काफी सटीक अनुमान लगा सकता है और उसका कंसंट्रेशन बस टॉय को दिखा के ही तोड़ा जा सकता है। ओलिविया मैडलीन को कहती है कि माइलो आम लोगों के लिए खतरा है, जिससे मैडलाइन सब बता देती है। अंत में मैडलीन उसे एक चिट्ठी देती है जिसमें माइलो के होटल का पता होता है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली माइलो को पकड़ने के लिए कैसे योजना बनाए, इस पर एस्ट्रिड के साथ बात करते हैं। लेकिन उन्हें जल्द ही यह समझ आता है कि कोई भी योजना असफल होगी, क्योंकि वह उनका हर कदम अनुमान लगा सकता है। तो वे बिना किसी योजना के सीधे होटल पहुंचने का सोचते हैं। इस बीच माइलो को उसके होटल के कमरे में देखा जाता है, जहां उसने खिड़की से नीचे देखा और आने वाले कुछ ही लम्हों में होने वाले घटनाओं का प्रेडिक्शन किया। अपनी क्षमता के साथ वह अनुमान लगाता है कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही आएंगे और वे उसका पीछा करने की कोशिश करेंगे। वह यह भी कैलकुलेट करता है कि वह ओलिविया को एक कंस्ट्रक्शन साइट के चिह्नित क्षेत्र के माध्यम से फुसलाकर, जहां हवा बहुत पतली होती है, और उसे सीमेंट की ईंटों के भार के नीचे कुचलकर मार सकता है। जैसा कि उसने प्रेडिक्ट किया था, दोनों एफबीआई एजेंट्स होटल पहुंचते हैं और माइलो को सड़क पर उनका इंतजार करते हुए देखते हैं। फिर वह कंस्ट्रक्शन की ओर दौड़ता है। एजेंट्स उसका पीछा करते हैं। ओलिविया, जो पतली हवा की चेतावनी से अनजान है, रेस्पिरेटर लेने के बजाय वह उसके पीछे भागती है। यह माइलो का अनुमान गलत कर देता है। इसके अलावा वह सीमेंटेड ईंटों के ढेर से भी बच निकलती है, जिसे माइलो ने सोचा था कि उसे कुचल देगा। माइलो अपने अनुमान गलत होते देखकर शॉक हो जाता है और अंत में उसके द्वारा पकड़ा जाता है। इस समय ऑक्सीजन के निम्न स्तर के कारण ओलिविया लगभग घुटने से मरते मरते बची, लेकिन सौभाग्य से चार्ली समय पर पहुंचता है और उसे रेस्पिरेटर के साथ मदद करता है। इस घटना के बाद चार्ली ने ओलिविया से पूछा कि उसने रेस्पिरेटर क्यों नहीं पहना, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसने चेतावनी साइन को नहीं पहचाना। बाद में ओलिविया माइलो को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां वह एक सुपर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। डॉक्टर के मुताबिक आईक्यू बूस्टिंग दवा माइलो के दिमाग में बहुत लंबे समय तक रही है, जिसके कारण वे इस प्रक्रिया को उलटने में असमर्थ हैं। अब उसका दिमाग इतना आगे बढ़ गया है कि सिर्फ मशीन्स उसके विचारों को समझ सकती हैं। इस खबर से दुखी होकर मैडलीन कमरे के अंदर जाती है और उसके भाई के सामने एक खिलौना घोड़ा छोड़ देती है।
उसी शाम ओलिविया अपने घर पर होती है जब उसे पीटर का एक सपना आता है जो उसका प्रेमी है, लेकिन एक दूसरे यूनिवर्स से। पीटर उसे बताता है कि वह इस यूनिवर्स की नहीं है। अपने दावे को साबित करने के लिए वह उसे याद दिलाता है कि कैसे इस यूनिवर्स के बारे में उसकी कम जानकारी ने पहले उसकी जान बचाई थी। उसके अनुसार अगर उसने चेतावनी के संकेतों को पहचाना होता और वहां रुक गई होती तो वह मर जाती। पीटर उसे अपनी सभी यादों को याद करने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गायब होने से पहले उसे किस भी करता है।